अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग फ़िनलैंड में स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं वो अपने फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करें कि उनका वीज़ा लग जाए और वो एज ए स्टूडेंट फ़िनलैंड में मूव करें। इस वीडियो में हम स्पेशली उन कंट्रीज़ की बात करेंगे जैसे कि एशिया में पाकिस्तान और इंडिया में लोग हैं और उनके स्पॉन्सर जो उनकी स्टडीज़ को स्पॉन्सर करेंगे फ़िनलैंड में वो भी पाकिस्तान में है। तो स्पेसिफिक ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आपके कोई रिलेटिव या स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर करेंगे वो फ़िनलैंड में या यूरोप के दूसरे कंट्री में है तो आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिक हम डिस्कस करेंगे जो एशिया से लोग आ रहे हैं उनके स्पॉन्सर भी एशियन कंट्रीज़ में हैं। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमने इसमें क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और उसके उन क्वेश्चंस के हम आंसर आपको बताएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछें विदाउट एनी हेजिटेशन। हम वन बाय वन हर एक के क्वेश्चन को आंसर करने की बेस्ट कोशिश करेंगे और इन डिटेल आंसर करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाए। जनवरी के स्टार्ट में एडमिशन ओपन हो जाते हैं। जो जॉइंट एप्लीकेशन का जो पोर्टल है जिसमें आप 6 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं वो स्टार्ट ऑफ द जनवरी आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 4 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक डेट्स वेरी कर सकती हैं ईयर टू ईयर, लेकिन मोस्टली इस पीरियड में जॉइंट एप्लीकेशन के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए। आपको एडमिशन अप्लाई करते वक्त किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब अप्रैल में एडमिशन अनाउंस हो गया और आपका एडमिशन हो गया है तब आपको स्टेटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने उससे पहले नहीं किया तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप एडमिशन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अकाउंट ओपन करें और जो आपके स्पॉन्सर हैं उनसे अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाएं। सफिशेंट फंड्स बहुत ज़रूरी हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स बहुत ज़रूरी हैं। migrant.fi की वेबसाइट पे तो ये मेंशन है कि 3 माह से पुरानी स्टेटमेंट होनी चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही नहीं खुला और आपने एडमिशन के बाद अकाउंट ओपन किया है तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 3 मंथ की स्टेटमेंट हो। और अगर आप फॉर श्योर है कि आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप पहले से अकाउंट ओपन करवा लें और चीज़ों को पहले से रिक्वायरमेंट को मीट करना शुरू कर दें। बेहतर तो है कि 3 मंथ की स्टेटमेंट हो, लेकिन अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ था तो जैसे ही आपका एडमिशन होता है, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में आपका एडमिशन हो जाता है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर लें और अपने फंड्स अरेंज करना शुरू कर दें। जी अब क्वेश्चन है कि किसका अकाउंट होना चाहिए और कितने फंड्स हैं इंडिविजुअल के लिए। आपका अपना पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, कोई जॉइंट अकाउंट फैमिली मेम्बर के साथ नहीं होना चाहिए। आपका पर्सनल स्टूडेंट का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और उसके अंदर 6,720 यूरो फंड्स होने चाहिए। अगर आपका एफसी अकाउंट है तो 6,720 यूरो होने चाहिए। अगर आपका पीकेआर में पाक रुपी में अकाउंट है तो तकरीबन 16 लाख अमाउंट बनती है। इतनी आप अपने अकाउंट में रखें जो कि तकरीबन यूरो में आप आज की डेट में अगर उसको फॉरेन रेट को देखेंगे तो इतनी रिक्वायरमेंट 16 लाख तकरीबन रिक्वायरमेंट को मीट करता है। तो इसमें ये अच्छी बात मैं ऐड करता जाऊँ कि 2022 में जो लोग आए हैं फिनलैंड उन्होंने सिर्फ 1 साल के लिए 6,720 यूरो अपने अकाउंट में शो किए, जबकि उनको वीज़ा पूरी स्टडीज़ का मिला है। अगर उनका प्रोग्राम 2 साल का था उनको वीज़ा 2 साल का मिला था। पहले होता था कि हर साल आपको वीज़ा रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन इस साल जो स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने फंड शो किए हैं फॉर 1 ईयर, लेकिन उनको वीज़ा मिला है ड्यूरिंग होल स्टडीज़, जिसको हम 2 साल भी कह सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है। जी अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका स्पॉन्सर कौन होगा, स्टूडेंट का स्पॉन्सर कौन हो सकता है। हम रिकमेंड ये करते हैं कि ब्लड रिलेटिव या क्लोज रिलेटिव ही स्पॉन्सर हो तो बेहतर है, लेकिन अगर आपको कोई करीबी रिश्तेदार स्पॉन्सर नहीं मिल रहा जिसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हैं तो आप किसी को भी स्पॉन्सर बना सकते हैं जिसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं और वो आपको स्पॉन्सर करेगा आपकी स्टडीज़ को ड्यूरिंग फिनलैंड, वो आपको स्पॉन्सर करेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पॉन्सर के अकाउंट की 6 मंथ की स्टेटमेंट भी आपको साथ अटैच करनी चाहिए। और फिर उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्पॉन्सर के पास पैसे कहाँ से आए, उसका मनी ट्रेल क्या है और उसके टैक्स प्रूफ्स क्या हैं। ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पॉन्सर के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और स्पॉन्सर की 6 मंथ की स्टेटमेंट और अपनी 3 मंथ की स्टेटमेंट अटैच करेंगे आफ्टर ट्रांसफ़र, क्योंकि आपके स्पॉन्सर के अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे होंगे या निकल रहे होंगे और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे होंगे या जमा हो रहे होंगे। आप दोनों का प्रिंट निकालेंगे और किस मोड के थ्रू, फॉर एग्जांपल चेक के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू या ऑनलाइन आपने ट्रांसफ़र किए हैं,
वो भी साथ अटैच कर दें। तो बेहतर तो है कि आप 3 चीज़ें अटैच करें, अपनी स्टेटमेंट, स्पॉन्सर की स्टेटमेंट, और साथ एक उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ अटैच करें जिसके थ्रू वो फंड्स स्पॉन्सर के अकाउंट से आपके अकाउंट में आए हैं। और कोशिश करें कि किसी बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही पैसे आपके अकाउंट में आए। ये ना आप करें कि आप स्पॉन्सर के अकाउंट से पैसे विदड्रॉ करके अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करें, क्योंकि फिनलैंड में कैश डिपॉजिट को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि मोस्टली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होते हैं और वही एक पॉजिटिव जेस्चर क्रिएट करता है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि उन पे जो केस अप्लाई हो रहा है वो उससे रहनुमाई ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं स्पॉन्सर के अकाउंट से। स्पॉन्सर अगर बिजनेसमैन है तो आपको शो करना चाहिए कि स्पॉन्सर का बिजनेस क्या है। फॉर एग्जांपल, उसका कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा या उसने कोई टैक्स रिटर्न फाइल की होगी, तो उसका प्रूफ भी साथ आपको अटैच करना चाहिए कि वो एक जेन्युइन बिजनेस है और वो रजिस्टर्ड बिजनेस है पाकिस्तान में। अगर स्पॉन्सर आपका सैलरी पर्सन है तो वो अपने एम्प्लॉयर से पूरे साल का एक टैक्स सर्टिफिकेट होता है या उसकी सैलरी स्लिप्स होती हैं, वो अटैच कर सकता है। फिर अगर स्पॉन्सर्स ने या आपने गाड़ी बेची है या घर बेचा है, तो कोशिश करें कि वो जो सेल डीड है या सेल एग्रीमेंट है वो इंग्लिश में हो और उसमें क्लियरली मेंशन हो कि इतने फंड्स रिसीव किए हैं, इतने की डील हुई थी, वो इंग्लिश में डॉक्यूमेंट हो, वो आप अटैच कर लें साथ। अगर मोस्टली लोगों के पास गोल्ड होता है बेचा है, तो कोशिश करें कि गोल्ड स्मिथ से जो रसीद लें वो इंग्लिश में हो, वो आप अटैच कर सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर आपने जेन्युइन पैसे स्पॉन्सर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रूफ होगा जिसके थ्रू वो पैसे आए होंगे। फिनलैंड की एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर यही देखना चाहता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो किस सोर्स से आए हैं, वो क्या जेन्युइन सोर्स है या आपने डिफरेंट लोगों से बोरो करके इकट्ठे किए हैं फॉर द टाइम बिंग। तो आप कोशिश करें कि वो जेन्युइन तरीके से ही पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और वो जेन्युइन मोड के थ्रू करें और उसका कोई ना कोई प्रूफ साथ अटैच करें। ये आपके केस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। और कोशिश करें कि अपने अकाउंट को सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना करें और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन को घुमाएं ना, क्योंकि जितना आप ट्रांजैक्शन को घुमाएंगे उतना वीज़ा ऑफिसर कॉम्प्लिकेशंस फील करेगा। उन कॉम्प्लिकेशंस को आपको भी जस्टिफाई करने के लिए वो सप्लीमेंट की रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये पैसे कहाँ से आए, ये जस्टिफाई करो, यहाँ से पैसे इधर क्यों गए हैं, कैश कहाँ से आया था। वो कई दफ़ा जस्टिफाई करना मुश्किल भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि ट्रांजैक्शन कम से कम हो, सिंपल हो, उनके प्रूफ अवेलेबल हो। क्वेश्चन है कि स्पॉन्सर अपने अकाउंट से आपके एज ए स्टूडेंट आपके अकाउंट में कब पैसे ट्रांसफ़र करे। बेहतर तो है कि जितना पीरियड आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अप्रैल में एडमिशन हो गया है और आपने अप्रैल में अकाउंट खुलवा लिया है, कोशिश करें अप्रैल मई में वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि जून में जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो उससे पहले मैक्सिमम पीरियड आपके अकाउंट में फंड्स पड़े होने चाहिए। तो मैक्सिमम पीरियड इज़ बेटर, लेकिन कम से कम 10 दिन, 1 हफ्ता, इवन 2 दिन भी आप ले सकते हैं, लेकिन जितना पीरियड ज़्यादा हो उतना बेहतर है। कुछ कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कौन सा अकाउंट खुलवाएं, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सेविंग अकाउंट खुलवा लें, चाहे आप करंट अकाउंट खुलवा लें, चाहे आप टर्म डिपॉजिट की शक्ल में फिक्स डिपॉजिट कर लें। जस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, वो आपके होने चाहिए और उसकी ट्रेल अवेलेबल होनी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बेहतर है कि अगर एफसी में अकाउंट होगा तो वीज़ा ऑफिसर को कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, अदरवाइज आपको फिर फॉरेन एक्सचेंज की वजह से फंड्स ज़्यादा भी शो करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज पीकेआर में कन्वर्ट करके आप थोड़े से फंड आपको ज़्यादा रखने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी करेंसी डी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जब आप वीज़ा फाइल कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको फंड ज़्यादा शो करने पड़े। फिर कुछ कैंडिडेट समझते हैं कि उनको मैक्सिमम डॉक्यूमेंट पहले ही अटैच कर देनी चाहिए ऑन सेफर साइड, लेकिन हम समझते हैं कि आप सिंपल रखें अपने केस को, इजी रखें वीज़ा ऑफिसर के लिए। आप अपनी स्टेटमेंट, स्पॉन्सर की स्टेटमेंट और जिसके थ्रू आप जैसे चेक या पे आउट जिसके थ्रू आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हैं, जस्ट आप उसको लगा देंगे तो ये 3 चीज़ें काफ़ी होंगी। इसके अलावा अगर माइग्री से अगर वीज़ा ऑफिसर आपसे कोई चीज़ रिक्वायर करता है थ्रू सप्लीमेंट, तो फिर आप भेज दें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अटैच ना करें और पहले से ही डाउट क्रिएट ना करें। जी, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिनको स्कॉलरशिप के अलावा कुछ फंड्स भी कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। जैसे फिनिश गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम के थ्रू अपने फिनलैंड में कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ फंड्स उनको एज ए स्कॉलरशिप या एज ए ग्रांट या
अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी के लिए आ रहा है तो उसको एज ए एम्प्लॉय वो पर मंथ सैलरी भी देते हैं। तो आप 6,720 में से जितना आपको स्कॉलरशिप मिला है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 5,000 स्कॉलरशिप मिला है तो आप 6,720 में से 5,000 माइनस करके 1,720 की स्टेटमेंट शो करेंगे। और आप पीएचडी कैंडिडेट है तो अपनी वो आप एनुअल इनकम टोटल करके उसको 6,720 में से माइनस करके बाकी आप अपने अकाउंट में शो करेंगे। जी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं। फिनलैंड इनकरेज करता है कि अगर स्टूडेंट अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता, वो इनकरेज करते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे, अपने बच्चों के साथ आएंगे, वो इनकरेज करते हैं, लेकिन फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे हम स्क्रीन पे शो भी कर सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अगर 2 अडल्ट हैं तो पहले अडल्ट के लिए आपको 1,000 पर मंथ शो करना पड़ता है, दूसरे के लिए 700, फिर पहले बच्चे के लिए 500, फिर दूसरे बच्चे के लिए 400, सो ऑन। तो इस तरह आपको अपनी फैमिली के लिहाज से जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पर मंथ, फिर आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो पूरे साल का आपको शो करना पड़ेगा फंड्स, ताकि आपका पूरी फैमिली का वीज़ा लग जाए। हम यहाँ फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आप 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, 2 अडल्ट हैं, 2 बड़े लोग हैं और 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 18 साल से कम है। तो टोटल 4 लोग इनके होल फैमिली फिनलैंड मूव करना चाह रहे हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1,000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 400 यूरो, ये पर मंथ के लिहाज से। तो पर मंथ के लिहाज से 4 फैमिली मेम्बर्स के लिहाज से आपको 2,600 यूरो पर मंथ शो करना है। अगर उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,200 एक साल के लिए आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी आज की डेट में 72 लाख 72 लाख बनते हैं। वो आप शो करेंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा पूरी फैमिली का। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने शो किया ताकि आप देख सकें और आप अपनी फैमिली के लिहाज से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ये सारे फंड्स क्या स्टूडेंट के अकाउंट में हो या स्पाउस के अकाउंट में हो। रिकमेंडेबल तो ये है कि सारे के सारे जो फंड्स हैं बेहतर है वो स्टूडेंट के अकाउंट में हो, और सिंपल होंगी चीज़ें तो वो बेहतर है। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कुछ फंड्स अपने अकाउंट में शो किए और बाकी स्टूडेंट के और बच्चों के फंड्स उन्होंने स्टूडेंट के अकाउंट में शो किए, तो उनका भी वीज़ा लग गया था और वो माशाल्लाह फिनलैंड आ गए थे। तो आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट करके टोटल फंड्स आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी ताकि सब फैमिली का वीज़ा लग सके। ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है कि क्या वीज़ा लगने के बाद आपको फंड्स अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में या जहां से आपने बोरो किए थे उनको वापस कर देने चाहिए, या जेन्युइन फंड्स नहीं थे तो आपको वापस कर देने चाहिए क्योंकि आपका वीज़ा लग गया है। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आपको जेन्युइन फंड शो करने चाहिए, आपको यही शो करना चाहिए कि ये फंड्स आपके हैं, आपने ही इनको यूटिलाइज करना है। तो बेहतर तो यही है कि आप फिनलैंड आएँ, अपनी सारी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स फिनलैंड में आके कंप्लीट करें, फिर ही आप अपने अकाउंट से फंड्स निकालें, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है अगर आपने फंड्स वीज़ा लगने के फ़ौरन बाद निकाल लिए और आपने फिनलैंड लैंड नहीं किया। इनफैक्ट इस साल 2022 में कुछ स्टूडेंट्स जो कि फिनलैंड आ रहे थे, एयरपोर्ट से उनसे रिक्वायर किया गया कि आपके अकाउंट में स्टिल फंड्स सफिशिएंट फंड्स आपके अकाउंट में हैं, आपको शो करने चाहिए। तो बहुत रिस्की हो सकता है, आपको वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको फ्लाई करने से रोक भी सकते हैं, या अगर आप फिनलैंड में आ गए हैं तो आपको फ्लाई बैक भी करना पड़ सकता है। आप कोशिश करें फिनलैंड आएँ, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और फिर आप देखें कि फ़ंड्स के साथ क्या करना है। तो रिकमेंडेबल यही है कि आपको फंड्स अपने अकाउंट में होल्ड करने चाहिए, क्योंकि जेन्युइन फंड्स थे, आपके फंड्स थे, तो बेहतर है कि फंड्स अपने अकाउंट में ही आपको मेंटेन रखने चाहिए। जनरल को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है कि फिनलैंड ने इस साल सिर्फ और सिर्फ 1 साल के फंड्स की रिक्वायरमेंट में 2-2 साल के लोगों को या स्टूडेंट्स को वीज़े इशू किए, लेकिन स्पाउस और बाकी फैमिली मेम्बर्स के वीज़े आपको हर साल रिन्यू करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फंड स्टेटमेंट है उसको मेंटेन रखें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स के वीज़े हर साल इजीली रिन्यू हो सके। कोशिश करें कि कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें, थ्रू चेक या थ्रू पे ऑर्डर ही ट्रांजैक्शंस करें, जिसका आपके पास कोई ना कोई एविडेंस या इंस्ट्रूमेंट की कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। सप्लीमेंट्स रेडी रखें कि वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे कोई चीज़ मांगता है तो वो रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए, आप उसी वक्त उसको ईमेल करके रिप्लाई कर सकें कि ये देखिए मेरे पास ये प्रूफ है फंड्स कहाँ से आए थे। तो कोशिश करें कि चीज़ें रेडी फॉर्म में हों आपके पास।
कोशिश करें सेल डीड या जो भी आपके सेल कॉन्ट्रैक्ट है या जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो इंग्लिश में हो, ताकि आप ट्रांसलेशन की हैसल से या ट्रांसलेशन की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और आपका टाइम ना ज़ाया हो। तो कोशिश करें जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही हो, अदरवाइज आपको वो उर्दू से ट्रांसलेट करने में टाइम लग सकता है। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है migree.fi, इसकी वेबसाइट आप टाइम टू टाइम देखते रहें अपने वीज़े प्रोसेस के दौरान, क्योंकि रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन इन कंट्रीज़ में होता रहता है। फिनलैंड में भी काफ़ी इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो रिक्वायरमेंट, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ये फ़ंड शो करने पड़ते हैं, तो ये इन्फ्लेशन की वजह से फंड्स इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हो तो कोशिश करें कि लेटेस्ट फिगर वहाँ से ले लें और उसके मुताबिक ही अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को मेंटेन करें। बहुत शुक्रिया, गुड लक फॉर द वीज़ा, अल्लाह हाफिज़।